समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का ऊर्जागृह कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल। अब सवाल ये है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न कैसे करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न क्रेब्स चक्र द्वारा करता है। अब ये क्रेब्स चक्र क्या है, ये सभी इस वीडियो में जानेंगे। क्रेब्स चक्र से ऊर्जा उत्पन्न कैसे होता है, ये सभी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया, किसने खोज किया, कैसे बना, किसने नाम दिया, ये सभी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोस और कॉन्ड्रिया शब्द से बना है। ये दोनों ग्रीक शब्द हैं। माइटोस मतलब होता है सूत्र या थ्रेड, यानी धागा एक तरह से कर सकते हैं। कॉन्ड्रिया यानी कनिका या कण। इसका खोज जो है कोलिकर ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कोलिकर ने किया था, लेकिन कभी कभी अल्टमैन भी ऑप्शन में दे देता है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने दिया था, कार्ल बेंडा। याद रखिएगा, खोजे वही थे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने दिया था 1897 में। ये है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। इसकी बाहरी झिल्ली जो है वसा और प्रोटीन से बनी होती है। ये डबल लेयर की झिल्ली होती है जो वसा और प्रोटीन से बनी होती है। और ये घुमावदार संरचना जो आप देख रहे हैं, इसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, इससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। जैसे कोई चीज अगर घुमावदार है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो उतना ही जगह में वो अधिक काम को कर सकता है। यही यहाँ पे भी है। ये घुमावदार इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सके। और इसमें जेल टाइप का कुछ द्रव्य भरा जाता है, यानी लिक्विड भरा जाता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये संरचना उंगली नुमा को क्रिस्टी कहते हैं, और जो इसमें जेल भरा रहता है यानी लिक्विड, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी बाहरी झिल्ली वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। अब इसमें 70s राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम को ही तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री। सेल में 80s का राइबोसोम होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में पर्सनल राइबोसोम होता है 70s का। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में पर्सनल 70s राइबोसोम होता है। पूरे सेल के लिए तो 80s का राइबोसोम होता ही है प्रोटीन निर्माण के लिए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को अधिक ऊर्जा बनाना पड़ता है, इसीलिए इसमें 70s राइबोसोम पर्सनली उपस्थित रहता है। अब समझते हैं क्रेब्स चक्र के बारे में। क्रेब्स चक्र जो है ऑक्सी श्वसन की दूसरी अवस्था है। अब ये ऑक्सी श्वसन क्या है, ये रेसिपायरेशन चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए फुल फोकस आप क्रेब्स चक्र पर दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न कैसे करता है, हम ये देखेंगे। आप इतना समझ सकते हैं कि ऑक्सी श्वसन डायरेक्ट ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होता है, लेकिन अनऑक्सी श्वसन यानी एनएरोबिक प्रोसेस इनडायरेक्टली ऑक्सीजन पर निर्भर रहता है, इनडायरेक्टली। और ऑक्सी श्वसन में डायरेक्ट ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। इसलिए क्रेब्स चक्र ऑक्सी श्वसन की दूसरी अवस्था है, यानी ये ऑक्सीजन के बिना पूर्ण ही नहीं हो सकता। रेसिपायरेशन दो जगह होता है, एक तो लंग्स में यानी फेफड़ा में होता है, और दूसरा सेल में यानी कोशिका में होता है। कोशिका में भी रेसिपायरेशन होता है, उसे सेलुलर रेसिपायरेशन कहते हैं, यानी कोशिकीय श्वसन। जब हम श्वास लेते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित वायु नाक के द्वारा, यानी इसको नासा छिद्र कहते हैं, नासा कपाट, इसको नासा कपाट कहते हैं, इससे होते हुए लंग्स यानी फेफड़ा में जाता है। लेकिन ऑक्सीजन को जरूरत फेफड़ा को थोड़ी है, वो तो सेल में जाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जरूरत फेफड़ा को नहीं है, पूरे बॉडी के सेल को है, यानी पूरे कोशिका को है, शरीर के पूरे कोशिका को है जरूरत ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन की जरूरत पूरे सेल को है, पूरे बॉडी के सेल को है, ना कि लंग्स को है। इसलिए कोई तो चाहिए ना लंग्स से पूरे सेल तक ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला। ये हीमोग्लोबिन का काम है, यानी ब्लड ब्लड में उपस्थित आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है फेफड़ा से यानी लंग्स से पूरे बॉडी के सेल तक। और ये रेसिपायरेशन सेल में दो ही स्टेज तक होते हैं। मेन रेसिपायरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसी के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। सबसे पहले जो भी भोजन करते हैं वो ग्लूकोज के रूप में आता है। खजूर में सबसे ज्यादा ग्लूकोज होता है। 4 खजूर में दिन भर की एनर्जी वो दे देता है। मनुष्य को दिन भर में 24 से 2500 कैलोरी तक की ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। इसलिए 4 से 5 खजूर में उतना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो ही जाता है। और खजूर में सबसे ज्यादा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का अणुसूत्र ये होता है, ये ग्लूकोज का एक अणु है। ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुवेट एसिड में टूटता है। और NADH एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करने वाला। इसका यूज आगे है। सबसे पहले ग्लूकोज से पाइरुवेट एसिड में टूटता है, यानी पाइरुवेट अणु में, जिसका अणुसूत्र ये है CH3COCOOH। चूंकि कार्बन यहाँ पे छो हुआ है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 से गुना करें, यानी यहाँ पे 2 पाइरुवेट एसिड बनता है। क्योंकि एक कार्बन ये, एक ये, एक ये, 3 कार्बन हो गया, और 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 आएगा,
यानी 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को पाइरुवेट एसिड में 2 पाइरुवेट एसिड में तोड़ता है और उसके बाद पाइरुवेट एसिड एसिटिल कोए में बदल जाता है और 4 NADH और 2 FADH और 1 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है और इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। ये NADH और FADH2 भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यानी इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करता है। इसका यूज आगे है। यानी यहाँ तक क्या देखें, ये जो दोनों स्टेज है, ये स्टेज 1 और ये स्टेज 2, ये दोनों एनारोबिक प्रोसेस होते हैं, यानी अनोक्सी श्वसन होता है। और ये दोनों क्रिया, ये दोनों स्टेज सेल में होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल। ये दोनों स्टेज सेल में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल को ही सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और ये एसिटिल को है CO2H2O और हाइड्रोजन आयन में होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और हाइड्रोजन आयन, और इसमें इलेक्ट्रॉन का भी निर्माण होता है। और ये हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन एक श्रृंखला से गुजरते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला। और ये दोनों क्रिया, ये दोनों स्टेप जो है एरोबिक प्रोसेस होते हैं, यानी इसमें इनडायरेक्टली ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए ये एरोबिक प्रोसेस है। ये दोनों एनारोबिक प्रोसेस है, लेकिन ये दोनों एरोबिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ शरीर में फॉर्म होता है, जिससे एक ग्लूकोज के अणु से 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज के अणु से 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। कुछ इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है।